अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद में बीते 24 घंटे की अगर अपन बात करें तो दो बस बड़े हादसे हुए। एक प्राइवेट ट्रैवल बस जो हैदराबाद जा रही थी मच्चारम फ्लाईओवर के पास जड़चल्ला महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में सुबह के वक्त एक एसिड टैंकर से टकरा गई। बस एक्सीडेंट काफ़ी सीरियस था, अब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पैसेंजर्स बिल्कुल ठीक निकले, कोई बड़ी चोट नहीं आई। मालूमात के मुताबिक इस बस में तकरीबन 24 पैसेंजर सफ़र कर रहे थे। ये बस चित्तूर आंध्र प्रदेश से चलकर हैदराबाद आ रही थी। सफ़र के दौरान अचानक बस पीछे से सीधे एसिड टैंकर को जा टकराई, जिसकी वजह से टैंकर में भरा हुआ हाइड्रोक्लोराइड एसिड रोड पर फैल गया। टक्कर के फौरन बाद बस ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए तमाम पैसेंजर्स को फौरन बस से नीचे उतरने को बोला। लोगों ने जल्दी जल्दी बस से बाहर निकलना शुरू किया। इसी हंगामे के दौरान कुछ लोगों को छोटी सी चोटें आई, लेकिन थैंकफुली कोई भी सीरियसली इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये एसिड नॉन कंबस्टिबल था, मतलब जलने या धमाके होने का कोई खतरा नहीं था। इसी वजह से एक बड़ी तबाही होने से बच गई। अगर एसिड कंबस्टिबल होता यानी जलने वाला होता तो हालत बिल्कुल अलग हो सकते थे। वाक़े के बाद फायर टेंडर्स को भी तुरंत साइट पर बुलाया गया। फायर पर्सनल ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया और रोड पर फैला हुआ एसिड सिक्योर कर दिया गया। इस दौरान नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक काफ़ी देर तक स्लो रहा, क्योंकि रोड को क्लियर करने में काफ़ी वक्त लगा। यह हादसा एक बड़ी याद दहाई है कि हाईवे पर सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और एक छोटी सी गलती किस तरह से एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इसके अलावा दूसरा मामला पेश आया कावेरी ट्रैवल बस का। ये बस हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी, एक लॉरी को टकरा गई। दरअसल जाहिर सी बात है कि बस थोड़ी स्पीड होती है और लॉरी थोड़ी सी स्लो होती है। बस वाले क्या करते बोलते लॉरी वालों को ओवरटेक करने के वास्ते जाते। इसी ओवरटेक के दौरान ये हादसे सामने आ रहे समझो। आउटस्कर्ट्स के नंदीगामा एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में यह वाक़या पेश आया, जहां पर 3 लोगों को गहरी चोटें लगी है और कुछ लोगों को छोटी चोटें लगी है। अब हर तरफ यही डिस्कशन चल रहा है, चबूतरों पर भी खास तौर से, कि भाई ऐसे बस के एक्सीडेंट कई को हो रहे अचानक से, वो भी इतने ज़्यादा। तो उनको जवाब ये है कि ये बस के एक्सीडेंट जो है अभी इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, पहले से ही ये एक्सीडेंट होते रहे हैं, लेकिन कभी ये न्यूज़ जो है इतना ट्रेंडिंग पे नहीं आए। देखिए, अगर से कोई भी न्यूज़ एक बड़ा ट्रेंडिंग का मामला बन जाता है और उससे रिलेटेड कोई भी छोटा पोस्ट होता है, बड़ा पोस्ट होता है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स रहते वो सिर्फ इन्हीं न्यूज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता, ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करता। इसीलिए जब कोई भी छोटा सा भी हादसा होता तो उसके न्यूज़ आपको ज़्यादा मिल जाते। तो मदीने में जो लोग शहीद हुए, एक बड़ी अपडेट हमारे पास अभी आई है। कहा जा रहा है कि जितने भी शहीद हैं उनको जन्नतुल बाकी में दफनाने के लिए कोशिशें चल रही है। अगर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आ जाता है तो उन सभी शहीदों को मदीने के अंदर जो जन्नतुल बाकी है उसके अंदर दफन किया जाएगा। उसके जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ उस टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, ये है शेख रफत जहां। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में हार के बाद भी अगर किसी कैंडिडेट के चर्चे है तो वो है शेख रफत जहां। ये पार्टी है इनकी AIMIM इनकलाब पार्टी। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये AIMIM पार्टी है या दूसरी पार्टी है। आपको बता दूं, ये जो AIMIM इनकलाब पार्टी है ये AIMIM से अलग पार्टी है, दूसरी पार्टी है। ये पार्टी AIMIM के सख्त खिलाफ रहती है समझो, और इनको वोट जो मिले 52 वोट्स मिले। हो सकता है कि लोग AIMIM है समझ के दबा दिए होंगे बटन। अब भाई लाखों लोग वोटां डाले तो एक 50 तो ज़रा लोड में रह के कौन सा ही बटन दबा दिए तो चलता, बल्कि दबा दिए होंगे। हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता। तो इन्हों बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले 5000 रुपये दिए करते एक वोट को और BRS पार्टी वाले 1000 रुपये दिए करते एक वोट को। आपको कैसा मालूम है भाई? आपके पास कुछ भी प्रूफ है क्या पूछेंगे आप लोग? प्रूफ आपको पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रीब्यूटेड 5000 पर वोट, द BRS पार्टी गेव 1000 पर वोट। मेनी पीपल वोटेड फॉर मनी बट माई 52 वोटर रिजेक्टेड द मनी एंड स्टूड फॉर द ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी। मतलब कि जो लाखों लोग वोट डाले वो सारे के सारे पैसों में बिक गए कहते। इनको जो 52 लोग वोटां डाले वो लोग सच्चे हैं कहते। अब अगर ऐसा रहा बोले तो फिर जुबली हिल्स में जितना नामुमकिन है इनका। मैं शेख रफत जहां AIMIM इनकलाब पार्टी से जुबली हिल्स बाई इलेक्शन MLA कंटेस्टेड कैंडिडेट। कांग्रेस और BRS वो लोग हर एक इंसान को 5-5 हज़ार रुपये देकर वोट खरीदें। हम किसी को 1 रुपया नहीं दिए, ना किसी को खरीदे। इसीलिए इलेक्शन हार गए और आपकी जमानत जब्त हो गई समझो। पैसे नहीं है तो नहीं लड़ सकते भाई आजकल। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं है, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं है। हमारे हक के और हमारे ईमानदारी के वोट हैं जितने भी, हम उनको अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जुबली हिल्स के आवाम का भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे हक में वोट दिए। इंशाअल्लाह आइंदा हम 3 साल के बाद आएंगे, फिर से कंटेस्ट करेंगे 2028 में।
देखिए 3 साल का इंतजार आप करते हैं बल्कि बोल रहे हैं, आपका एक इंटरव्यू भी देखा था मैं जिसके अंदर आप बोल रहे जो भी लोग मेरे को वोटां डाल के जिताते मैं उनको जॉब दिलाती, बल्कि जो 52 लोग वोटां डाले बेचारे उनको जॉब दिला दीजिए प्लीज़। अरमा था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं है। हारने के बाद भी आज बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है इनकी। क्या मीटिंग चल रही है मालूम आप लोगों को? AIMIM बीजेपी वाले मिले हुए थे, कहते BRS वाले भी मिले हुए थे, तीनों मिले हुए थे, कांग्रेस पार्टी जीत गई समझो। अब ये जो घर की असेंबली है, ये असेंबली के अंदर डिस्कशन ये चल रहा है कि जुबली हिल्स के आवाम के जो मसाइल है, खासतौर से जो कब्रस्तान का मसला है, उसको हल कराने के वास्ते इन्होंने आवाज उठाने वाले है। देखिए भाई, इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर हर किसी को हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन आज के इलेक्शन में क्या चल रहा है? जिसके पास नोट है उसके पास वोट है। बिहार के अंदर भी वो देख लिया अपन, जुबली हिल्स के अंदर भी वो देख लिए। बिहार में तो खाली सुनने में आया कि बीजेपी वाले एक वोट को 10,000 मांगे। अब जो भी लोग जीते उनके पास आप काम कराओ बोल के नहीं जा सकते, पैसे लेके वोट डाला नारे बोलते हैं लोग सीधा सीधा। अब तकरीबन इलेक्शनों का ये हो गया भाई, इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। लोग जो है जब का जब फायदा देखते हैं। BRS पार्टी भी ये गलती कर दी समझो, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करी, लोगों को समझी कि भाई हमारे काम से हमको जिता दे। असेंबली इलेक्शन की बात करूँ लास्ट टाइम की, उन लोगों भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करके, अरे भाई हम इतना काम करें 10 साल में जो है कौन सी भी गवर्नमेंट नहीं करी, उतना काम तेलंगाना के अंदर हम कर दिया, आराम से जीत जाते, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट में हार गए। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना इलेक्शन के टाइम पे, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। खैर अपन ये मैडम की टॉपिक में बात करते करते दूसरे टॉपिक पे चले गए। खैर ये मैडम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, दिन रात जो है कैसा जुबली हिल्स के आवाम के मसाइल को हल करना बोल के। अब 3 साल की बात इन्होंने कर दिया, तो 3 साल में क्या क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे अपन। अब 50 मिले, हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो अच्छा रहता। भाई ज़रा सर्दी के बारे में भी बात कर लेंगे। भाई ऐसा दिख रहा है कि हैदराबाद में मेरे को अकेले को सर्दी हो रही, जैसा सोशल मीडिया पे कोई भी सर्दी के बारे में बात ही नहीं करे। सर्दी से लड़ना सबको आ गया। इतनी सर्दी है, कोल्ड वेव चल रहा भाई 15 दिनों से, इसके बावजूद भी स्कूल के बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करे। गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी ठंडी बाहर है, बल्कि गवर्नमेंट कहाँ पर से ऑपरेट हो रही नहीं मालूम। सुबह 6 बजे उठ के जा रहे भाई बच्चे, स्कूल के बच्चों की मैं बात करूँ 6:30 बजे 7 बजे, वो सर्दी के अंदर अपन बाहर निकल के 5 मिनट नहीं कर सकते। बच्चे पैदल बैगा डाल लेके जा रहे गलियों में से। दूसरे मुल्कों में अगर किसी का सबसे ज्यादा ख्याल करते तो वो स्कूल के बच्चों का ख्याल करते। अपने पास स्कूल के बच्चों को एकदम लाइट ले लेते। क्या होता सर्दी बुखार तो दवाखानों को जाकर इंजेक्शन चुबा के साइन कर लेते बोलते। ये 15 दिन तो भी जो कोल्ड वेव था, एक 15 दिन तो भी बच्चों को 10 बजे से स्कूल रखना था भाई, मेरा सजेशन था। आपको बता दूं कि तेलंगाना और हैदराबाद में पिछले कई दिनों से जो सख्त सर्दी चल रही थी वो अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज रात तक ये ठंड अपने ज्यादा असर दिखाएगी, लेकिन कल शाम 21 को जो है थोड़ी सर्दी कम हो जाएंगी समझो। पिछले 11 दिनों से लोग जो है तेज ठंड महसूस कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे कम होने वाली है। मशहूर वेदर एक्सपर्ट टी बालाजी, जिसे तेलंगाना वेदरमैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज या कल रात से इस कोल्ड वेव का लास्ट हेवी फेस होगा और जल्द मौसम नरम पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से नरमी वाली हवाएं चलना शुरू होंगी। तो जो भी मौसम अपने पास हैदराबाद में आता हो, बे ऑफ बंगाल के हिसाब से चलता समझो पूरा। बालाजी ने यह भी कहा कि साउथ तेलंगाना में 23 और 24 नवंबर को हल्की फुल्की बारिश की गुजारिश है। ये बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं होगी और ना ही हर जगह होगी। ज़्यादातर इलाकों में ये बारिश हल्का सा गुजरते हुए नजर आएगी, जिसे आमतौर पर इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन असली बारिश का दौर 27 या 28 नवंबर के बाद आ सकता है, जब बे ऑफ बंगाल में बनने वाला डीप डिप्रेशन अपना असर दिखाएगा। तो भाई बस यही कहना चाहूँगा कि अपन टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे, तो इसीलिए पानी पड़ सकता, बल्कि ये बोल सकती है टेक्नोलॉजी, लेकिन कहाँ पर कितना पानी पड़ता है ये कोई भी नहीं बोल सकते। दुनिया में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं निकली समझो। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं पड़े तो क्या करना, बल्कि इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ मैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर जो खूबियाँ हैं जो अल्लाह को पसंद है, हिल्म और हया। इब्न माजा 4188। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।